अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको सबसे पहले खबर देंगे कि पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म 6 जुलाई को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को आसिफ जरदारी समेत कराची में मौजूद तमाम मुल्जिमान के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने की। आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जानब से फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। फारूक एच नाइक ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ अली जरदारी के लिए सफर करना मुश्किल है, उनकी उम्र ज्यादा है, इसलिए खतरा है उन्हें कोरोना वायरस न हो जाए। जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत पेश हुए थे, जिसके बाद उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। जज आजम खान ने फारूक एच नाइक से कहा कि अभी भी पेश हो रहे हैं क्या? आपको जिंदगी प्यारी नहीं? जब आप पेश हो रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी को भी बुला लें। ज्यादा मसला है तो आसिफ अली जरदारी को अलग बुलाकर उनसे दस्तखत ले लेते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आसिफ अली जरदारी अस्पताल में हैं, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी कराची में अपने घर में हैं। पूरी दुनिया में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दलाइल के बाद अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर भी वीडियो लिंक से फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए नैब को आसिफ अली जरदारी समेत कराची में मौजूद तमाम मुल्ज़िमान के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में बुलाए जाने के बावजूद पेश न हुए। नैब राह तकते रह गई। नैब के बुलावे पर ख्वाजा आसिफ ने पेशी से मुआजरत कर ली। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नबील से। नबील, ख्वाजा आसिफ को नैब ने किस केस में बुलाया था और ख्वाजा आसिफ पेश क्यों नहीं हुए? जी बिल्कुल, लाहौर की नैब ने आज साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में जो है आज 11 बजे तलब किया था, जबकि वह साबिक वफाकी वजीर ने अपने वकील चौधरी नजमुल हसन के जरिए नैब में जवाब जमा करवा के जो है नैब में हाजिरी पे से जो है माजरत कर ली। जबकि तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ असम्बली के इजलास में जो है आज के भाई जो असेंबली में पेश नहीं हो सके, जबकि ख्वाजा आसिफ के वकील ने नैब को बताया कि तहरीरी तौर पर जो है नैब को आगाह कर दिया गया है। नैब जो भी आइंदा तारीख देगा ख्वाजा आसिफ जो है वो खुद भी पेश होंगे। जबकि नैब की जानिब से ये मौका सामने आया है कि ख्वाजा आसिफ का जाती हैसियत में जो पेश होना इंतहाई जरूरी है। जबकि नैब में इनकम पेश न होने के बाद कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को काम बाला को जो मुकम्मल रिपोर्ट जो पेश कर दी गई है। जबकि नैब ने साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एक दफा फिर से 3 जुलाई को जो है दोबारा तलब कर लिया है। जी नबील, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस जमा करवाने के लिए फिर मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत ने नैब से रेफरेंस पेश न करने पर रिपोर्ट तलब कर ली। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि एक जहाज क्रैश होने पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दांव पर लगा दिया गया। चीनी चोरों को बचाने के लिए पूरी इंडस्ट्री को चोर बना दिया गया। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। नैब का काम बिना सबूत सबको गिरफ्तार करना है। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचौफ करार दे दिया। मैं मुजम्मत करता हूं कि ये जो नाम निहाद एहतसाब का ड्रामा चल रहा है, जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। चीनी के चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी। जहाज एक क्रैश हुआ था, एक जहाज की क्रैश की रिपोर्ट पे अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दांव पे लगा दिया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री एक मजाक बन गई है। ये पाकिस्तान के साथ इन नालायकों नाअहलों का जो खेल चल रहा है कि अपने आप को क्रूसेडर साबित करने के लिए ये पूरे मुल्क को चोर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये कोई बहुत रिफॉर्मर साबित करने के लिए पूरे मुल्क को डाकू और चोर साबित करना चाहते हैं। कौमी एयरलाइंस के जाली पायलट्स का चर्चा आलमी मीडिया तक भी पहुंच गया। CNN ने जाली पायलट्स की भर्ती को एयरलाइन की तारीख में मुज़हका खेज वाकया करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने वजीर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
ईरान में वजीर हवाबाजी ने कौमी एयरलाइंस में पायलट्स के जाली लाइसेंस का एतराफ किया तो आलमी मीडिया पर भी बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। CNN ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के हुकूमती वजीर की जानिब से ये बात तस्लीम करना कि पायलट्स जाली हैं, यह हवाबाजी की तारीख में निहायत मज़ाहका खेज है। It is not. Let me say that clearly. It is not prevalent elsewhere. This is the most extraordinary story in aviation. Dubious licenses, fake licenses is how the investigators put it in the Pakistan air crash investigation. पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने आलमी मीडिया की रिपोर्ट को हिस्सा बनाते हुए ट्वीट किया कि वजीर हवाबाजी मुस्ताफी होने की बजाय हमें नई कहानियां सुना रहे हैं। वजीर का पायलट्स के जारी लाइसेंस का बयान आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की जग हसाई का बाइस बना। ब्रेकिंग एविएशन के ट्विटर अकाउंट से ये खबर भी चला दी गई कि कराची हादसे के बाद कौमी एयरलाइन के 150 जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी जाली पायलट्स पर खूब लफाजी की। एक सारिफ ने लिखा कि दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तानी पायलट्स की धूम है। जहाज देखकर दीगर पायलट्स जहाज लेकर पतली गली से निकल जाएंगे। आलमी मीडिया पर कौमी इदारे के जाली पायलट्स की खबरों से मुल्की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है और इसके दूरस क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तज्जियाकार नदीम रजा साहब मौजूद है। नदीम साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आलमी मीडिया पर कौमी इदारे के जाली पायलट्स की खबरें चल रही हैं, इससे मुल्की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा? ये हमारे जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर के ऊपर और रिकॉर्ड के ऊपर पेश की गई ये रिपोर्ट कि 30 से 40% जो पायलट हैं वो जाली थे, उन्होंने एग्जाम तक नहीं दिया था, जिस तरह से वो जाली डिग्रियों के केस चले, तो हमें पहले सोचना चाहिए हम कहने क्या जा रहे हैं। हम जो रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट के अंदर, उसके असरात क्या होंगे, पूरी दुनिया में ये चीज़ जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हैसियत क्या रहेगी, उसकी जो साख थी वो पहले मजरू हो चुकी थी। साख के जितने हादसा माजी में हुए हैं, आपने सारे हादसा पायलट्स की गलतियां करार दे दी हैं। जो ये वही पायलट्स हैं जिन्होंने कई तैयारों को तबाह होने से बचाया भी है, जो सरबराहों की जो अपनी कोताहियां खामियां थी उसके ऊपर इन्हीं पायलट्स ने पर्दा भी डाला था। और फिर कैसे आप जान छुड़ा सकते हैं कि PIA भी इस तरह से कह रहा है कि सिर्फ वो मजाज अथॉरिटी जो इनको लाइसेंस जारी करते थे उनका भी कसूर है, सारे PIA का कसूर नहीं है। तो ये वही PIA के पायलट्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कि 40% सारे ये फेक वो थे। इन पायलट्स ने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई है, वो आप खुद भी कह रहे थे 60s की दहाई के अंदर। क्या माजी से यही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है? अब जिस तरह से CNN ने स्टोरी को उठाया है या आलमी मीडिया पे सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से उसकी स्टोरी को लिया गया है, तो इसके असरात तो बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने ट्रैवलिंग कम कर दी है। जो पहले हर इंसान कोशिश होती थी जहाज से ही जाए कि फासला कम होगा सबका, लेकिन लोग अब बाय रोड ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। अब इससे जो रही सही जो साख थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, वो खत्म कर दी गई है। पहले बैठना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये सूरत हाल है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। जैसे मीडिया के ऊपर हर कोई मीडिया को बोलता है कि जो चीज आती है मैनो अन वो है वो नशर कर दी जाती है, सोचते नहीं है। ये मीडिया ही कंट्रोल करता है। ये रियासत ही के मीडिया ने उस तरह से लाइव शो दिखाया है और वजीर मौसूफ हैं जो इंतहाई हसास वजारत उनके पास है, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की कि जब ये असम्बली के अंदर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर। जो दुनिया में भर में अगर आपका जहाज पहले जा रहा था, अब क्या होगा। वैसे ही कोरोना की वजह से आपके पास पाबंदियां लग चुकी हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ पे नहीं आ रही, उन्होंने बंद कर दिया, ऑपरेशन अपने बंद कर रही हैं। तो ऐसे में ये आपका बयान, इसके क्या असरात होंगे, इसका आने वाला वक्त क्या, वो अभी से सूरत-ए-हाल सामने आनी शुरू हो गई है। ये सोचना होगा इदारों को जो हर चीज देख रहे हैं। फिर CEO जो है PIA के CEO है अरशद मलिक साहब, उन्हें भी देखना होगा कि ये क्या हुआ है। इस इदारे के अंदर अब रिफ्ट कायम हो चुकी है, वजारत एक तरफ है, PIA एक तरफ है, तो इसमें कौन आगे बढ़ के इस सूरत-ए-हाल पर काबू पाएगा। अब ये तो तीर निकल चुका कमान से, अब तो जो नुकसानात होने हैं वो होंगे, लेकिन इसको सोचा जाए कि जो आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे, उस जानिब कोई नहीं सोचता।
जब देखें जो आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो रिपोर्ट दे देते हैं, उसके असरात क्या मुरतब होने उस बारे में तो कम से कम सोच लिया जाए कि आप ही कह रहे हैं कि 60 में एम्बेड्स को बनाया था, क्या यही जाली पायलट थे जिन्होंने बनाया था, जिसको वहां पहुंचाया? जो PIA के इदारा चला रहे हैं, जो सरबराह हैं उसके, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका किसी का कहीं कभी भी नाम नहीं लिया आपने, जो उसको हेड कर चुके हैं। तो ये बड़ी इनकी भयानक सूरत हाल है। नदीम साहब, इस सारे मामले में मुल्क को कौमी इदारे की बदनामी से क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इदारे कौन इस पे वो करेगा, यकीन करेगा, कौन इसमें ट्रेवल करेगा? पहले जहाजों की जो हालत थी कितनी खस्ता हो चुकी थी। आपका एक बड़ा फ्लीट हुआ करता था, आपके सारे ज्यादातर जहाज ग्राउंड हुए हैं, आपने इन दूसरी एयरलाइंस के साथ मुआहदे करके सॉफ्ट लीज के ऊपर वो तैयारे लेकर आए थे, वो चला रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, उनका अपना स्टाफ हुआ करता था। आपने ऑलरेडी कहाँ पहुंचा दिया इस एयरलाइन को, और अब जो रही सही साख थी वो भी आपने खत्म कर दी है। सही नदीम साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर हमारे साथ तज्जियाकार अदनान आदिल साहब भी मौजूद हैं। अदनान साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जाली पायलट्स के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं और कौमी इदारे पर क्या समझते हैं आप, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? कौमी इदारे की तो पहले ही हालत बड़ी खराब थी और ज्यादा खराब हो गई, उसका इमेज और बहुत खराब हो गया, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, पाकिस्तान की जो एयरलाइन है कौमी PIA, इसको बहुत अरसा हो गया, 10-20 साल हो गए ये जवाल का शिकार है। कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता, लोगों की मजबूरी है, जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं उन्हें मजबूरन इस एयरलाइन से सफर करना पड़ता है, वरना इसकी हालत तो पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ नून लीग की हुकूमतों ने सियासी बुनियादों पर भर्तियां की, सियासी बुनियादों पर इसको तबाह व बर्बाद कर दिया। जितने लोग चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा लोग इसमें भर्ती हैं, सिफारशी हैं, जाली डिग्रियों पे हैं। ये तो कौमी मुजरिम हैं, सैकड़ों लोगों की जान इनकी वजह से गई है। जिन लोगों ने जाली लाइसेंस दिए पायलटों को, उनको सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए सख्त, ताकि आइंदा ये काम ना हो। इन्होंने मुल्क का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम किया है। अब दूसरे मुल्कों में की एयरलाइंस में जो लोग पायलट काम कर रहे हैं, उनकी भी वो एयरलाइंस जो हैं वो उन पायलटों की भी डिग्रियां चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां पे भी किसी हादसे का सबब बन जाए। ये तो देखिए ना, पाकिस्तान में इतना अखलाकी जवाल है, हर तरफ इतनी करप्शन है, कोई इदारा उससे बचा नहीं। रेलवे, PIA, स्टील मिल, कोई ऐसा शोबा नहीं, अदालतें, पुलिस, जहां पे हम करप्शन, बददियानती और नाअहली का शिकार ना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। ये जो पायलटों को जाली डिग्री देना तो लोगों की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ है, कत्ल कर मैस मर्डर के बराबर है। फौरी तौर पर इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनको काम करने से रोक देना चाहिए। जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं, इनकी थॉरो इंक्वायरी हो, जो लोग क्लियर हो उनको बाइज्जत तरीके से फिर रिस्टोर किया जाए, वरना बाकी सब लोगों को सख्त सजा दी जाए। और जिन लोगों ने इनको डिग्रियां जारी की हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो रिश्वतें ले लेकर डिग्रियां बांटते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। ये मुल्क को, पाकिस्तान को इन्होंने तमाशा ही बना दिया है इन लोगों ने। ये अब तो बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये तो कोई हमारा इदारा ऐसा नहीं है, कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं है जो बददियानती, करप्शन और नाअहली की वजह से तबाह बर्बाद ना हुआ हो। ये तो बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। लेकिन आजाद साहब, जिस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं और खासतौर पर जब पायलट्स की जाली डिग्री का मामला सामने आया है तो उसके बाद मुल्क की साख को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जा सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से वजीर पर हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन ये भर्तियां तो बहुत पहले की हुई हैं। मौजूदा हुकूमत का तो उसमें कोई कसूर ही नहीं है। ये तो सारा काम पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी पैमाने पे हर इदारे में सियासी तौर पे भर्तियां की हैं। पीपल्स पार्टी का तो बड़ा तरीका है वारदात, बड़ा आसान है। ये आते हैं और सैकड़ों लोगों को हर इदारे में सियासी बुनियादों पर भर्ती कर देते हैं और तनख्वाहें कौमी साहब आप साथ ही मौजूद हैं। आप यकीनी तौर पर सही बजा फरमा रहे हैं, कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। PRO पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, सच न्यूज को अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, ये तो एक नया महाज खुल गया है। पहले तो तैयारा हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर आनी थी, लेकिन अब तो ये भी सामने आ गया कि बहुत पहले से जो पायलट्स काम कर रहे थे नेशनल एयरलाइंस के साथ, उनकी डिग्रियां ही जाली थी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक वजाहत बनती है, वो ये कि जो नेशनल एयरलाइन के साथ नहीं, जो पायलट्स पूरे पाकिस्तान में हैं, उनकी डिग्रियां नहीं, लाइसेंसेस जाली हैं। देखिए, जब भी कोई पायलट बनता है ना, तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि उसने A लेवल या FSC होना चाहिए। उसके बाद वो फ्लाइंग स्कूल में जाता है,
200 घंटे फ्लाई करता है, उसके बाद वो सिविल एविएशन पाकिस्तान के पास जाता है लाइसेंस लेने के लिए। सिविल एविएशन पाकिस्तान उनको लाइसेंसेस इशू करती है, जिसके बाद वो किसी भी एयरलाइन के लिए फ्लाई करते हैं। यहाँ पे सिलसिला ये है कि जो लाइसेंसेस हैं वो इशू तो प्रॉपर तरीके से हुए, अथॉरिटी ने किए, लेकिन अब ये जो चीज सामने आई है वो ये कि पायलट्स ने या तो टेस्ट नहीं दिए, या उनकी जगह कोई और बंदा टेस्ट से बैठा, या जिस दिन उनका टेस्ट किया गया उस दिन पब्लिक हॉलिडे थी, जिस दिन टेस्ट हो ही नहीं सकता, या वो उस दिन मुल्क में नहीं थे। ये तमाम एक चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट PIA विच हैज दीज पायलट्स। ये पायलट्स जो है ये दीगर एयरलाइनों में भी फ्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ओवरऑल इनके ऊपर अर्जेंटली इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। और हमने तो देखें, सबसे पहले अपने आप को वॉलंटियर करके हमने अपनी 1/3 जो पायलट वर्कफोर्स के हमने उनको कहा कि हम उनको ग्राउंड कर रहे हैं, उससे हमारे ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुतासर होंगे। लेकिन इस टाइम पे किसी भी किस्म का हम रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे हलकों से ये बातें आ रही हैं कि जी ठीक है उनका लाइसेंस जाली थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग्स की, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चेक्स किए, कई हजार घंटे उन्होंने उड़ा लिए, तो अब वो पायलट के स्किल्स पे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एलिमेंट्री लेवल अगर किसी चीज की बुनियाद ही गलत रखी गई है तो वो इमारत सही कभी भी नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि सिविल एविएशन को इसका सारा ब्लेम किया जाता है क्योंकि लाइसेंस वहां से जारी किए गए थे, लेकिन जब भी किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में कोई पायलट भर्ती होता है तो उसके लाइसेंस चेक करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम प्रोसेस चल सके? देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ ना, जिसने लाइसेंस इशू गलत इशू किया या जाली इशू किया, हमने लाइसेंसिंग इशू की एक मजाज अथॉरिटी है जो कि सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान है। हमारे पास जो बंदा आएगा लाइसेंस लेके हम सिविल एविएशन से वेरीफाई कराएंगे। अगर सिविल एविएशन ने वेरीफाई कर दिया कि लाइसेंस उन्होंने इशू किया है तो वो आप पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वो सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सिविल एविएशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुरवजा कानून के तहत लाइसेंस इशू करती है। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान का। सही। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम रजा साहब, आपने अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ PIA का इशू नहीं है, सिविल एविएशन की तरफ से जब लाइसेंस जारी होते हैं तो उसके बाद बाकी जो नेशनल एयरलाइंस है वहां पर भी हो सकता है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली हों। नहीं, ऐसा ही है। देखिए मैंने पहले भी यही कहा था, ये सिर्फ PIA की कुछ बात नहीं है, इसके साथ दूसरी जो मजाज अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करते हैं उनके ऊपर भी सवाल निशान है, सिविल एविएशन के ऊपर भी है, और फिर उनके ऊपर भी सवाल निशान है जो इन इदारों की सरबराही कर रहे थे उनका नाम नहीं लिया जाता। हम तो सियासी जमातों को मोर्जाम ठहरा देते, बहुत आसान है कि पीपल्स पार्टी ने भर्ती कर दी, नून लीग ने वो किए, लेकिन जो सरबराह उनके बने हैं वो कौन लेकर आता है? भी देखें जो सरबराह है वो भी उनका नाम नहीं आ रहा, कहीं इससे पहले जो सरबराह थे उनका नाम नहीं आ रहा। सिविल एविएशन जो है उसके बाहरी उसके ऊपर जिम्मेदारियां आई होती है। ये किस तरह से लाइसेंस दिए, जैसा कि तनवर बता रहे थे, बिल्कुल तो ये लाइसेंस जिस तरह से भी है जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की है, वो उस पर जहाज उड़ाए उन्होंने, वो कई जहाजों को हादसा से बचाया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है जो वजीर मौसूफ ने जो जाली डिग्रियों का इनका इंकशाफ किया है, अगर माजी में जाए गुलाम सरवर उनकी भी डिग्री का इशू बना रहा था, वो भी इससे ऑर्डर पे रहे थे, बहुत पुराने पाकिस्तान तक केस चलता रहा, फिर वो नए पाकिस्तान में आके उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें देखना होगा बहसीयत कौम हम कहाँ खड़े हैं हम, और ये जाली डिग्री का जो कारोबार है कब से शुरू हुआ? ये मुशर्रफ दौर में जिस तरह से ये अराकीन असेंबली जो असेंबली में पहुंचने के लिए उन्होंने BA की डिग्रियां जाली बनवाई, कोई मदारस से लेकर आया, कोई डिप्लोमा लेकर आया, उसके बाद ये सिलसिला चला, कितने लोग नाअहल हुए, ये वजीर भी उसी में शामिल थे, इनको भी हटाया गया था, उसके बाद इसके ऑर्डर लिया, फिर नए पाकिस्तान में आके उनको क्लीन चिट मिल गई कि उनकी जाली डिग्री नहीं थी। तो ये सिलसिला देखें एक इदारे का नहीं है, हर इदारे का है, लेकिन आप बात किस फोरम पे कर रहे हैं, उस इदारे की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उससे मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है, ये भी आपको देखना होगा। फिर जो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हमें पहले संजीदगी से उस पर गौर करना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट को मंजरान पे लाएं। फिर अब रिपोर्ट की जो अपनी सेहत है उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि वो किस नौयत की रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें इदारों के सरबराहों का नाम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सियासी जमातों को इल्जाम ठहराया जा रहा है। तो हमें गौर करना चाहिए अपनी सलाहियतों के ऊपर,
हम किस तरह चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, जो हर इदारे में, भले वो गवर्नमेंट सतह पे हो, आप ये देखें ना किस तरह से जो ब्रीफ के सियासतदान जो आगे बैठ गए हैं उनको भी देखना होगा। हर इदारों की तस्वीर की जरूरत है, हमें इदारों की तस्दीक की जरूरत है। पहले मामले को संजीदगी से समझना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाई जानी चाहिए। नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदनान आदिल साहब मौजूद थे, तज्जियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जबकि PRO पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर बात कर रहे थे। आपका भी अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। अपने खिताब में कहा कि वो दो वाकयात कभी नहीं भूलते। एक वाकया में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को शहीद किया गया, जिससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। हमारा इत्तहादी हमारे मुल्क में आकर ऑपरेशन करता रहा और हमें बताया तक नहीं। अमरीकियों ने बताया, हमले पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी से कर रहे हैं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, अभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे, वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, हमें बुरा भला कहा। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे, या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है कि क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है। एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उसामा बिन लादेन अव्वल आखिर दहशतगर्द थे। हमारे वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया। उन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया ज़ियाउल-हक था, शहीद आप कह रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में आज मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी ने समा बांध दिया। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, उकाड़ा, सरगोधा, मियांवाली, रावलपिंडी और गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर, राजनपुर, बहावलपुर और बहावलनगर में भी गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मालाकंड, सवात, चतराल, दीर, मर्दान और पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम बलोचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वो वादा ही किया जो वफा हो। लाख वादे हुए, बहुत दिलासे दिए गए, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। कोरोना से बचने की खातिर घरों में महसूर शहरी बिजली के तातुल के बायस दोहरे अज़ाब में मुब्तला हो गया। फरियाद किससे करें। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हर बार की तरह गर्मी आते ही बिजली ने रुखसत ले ली। इधर गर्मी की शिद्दत इंतहा पर पहुंची, उधर बिजली का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद बिजली तकसीमकार कंपनीज ने रविश न बदली। शहरी शिकायत करें तो कहा जाता है कि भाई कहाँ है लोड शेडिंग, हमारी जानिब से तो भरपूर सप्लाई जारी है।
मुल्क भर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बिला तातुल की जा रही है, जिसके सबब घरों में कोरोना के बायस शहरियों का दम घुटने लगा है। बच्चे और बड़े दोनों ही बेहाल हैं। यहाँ तक कि जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया है, मगर अरबाब इख्तियार के बुलंद ऐवानों से गरीब शहर की आवाज है कि टकरा के वापस आ जाती है। कराची में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सताना ना छोड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलखने लगे, मगर के इलेक्ट्रिक है कि अपने परों पर पानी ही नहीं पड़ने दे रही। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जो है बदस्तूर जारी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं पे फॉल्ट का बहाना बना के इलेक्ट्रिक जो है 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है, कहीं पे गैर एलानिया तौर पे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जमशेद रोड है, 3 अट्टी है, सोल्जर बाजार है, कोरंगी है, लांडी है, एबीसीनिया लाइन है, सदर के इलाके हैं, जबकि महमूदाबाद का इलाका PCHS ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 6 हो गया, औरंगी टाउन हो गया। इससे मोहल्ले का दीगर इलाकों में भी जो है वो 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस जो है शहरी शदीद परेशान हो गए, क्योंकि शहर में एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत है और ऊपर से के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियाँ जो है वो शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। मैं इस वक्त शारे कायदीन पे जो वाकई के इलेक्ट्रिक का दफ्तर उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 रोज़ कबल भी एबीसीनिया के इलाका मकीनों ने जो है एहतजाज किया था गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया कि इस दफ्तर के बाहर अभी भी जो है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ जो हैं वो लाइन से खड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद शहर में जो है तमाम पूरे कराची में बिजली बहाल हुई है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। और अगर हम इलाका मकीन और शहरी जो है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर कंप्लेन करने के लिए कॉल करते हैं तो उनको कहा जाता है कि अभी गाड़ी फला इलाके के अंदर मौजूद है, वहाँ का फॉल्ट दूर कर रही है और आपके पास थोड़ी देर में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम अभी जो ये गाड़ियाँ देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, कोई काम के लिए नहीं निकली, किसी इलाके का फॉल्ट दूर नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ऐसी खड़ी हुई है। और जो लोड शेडिंग जो दौरानिया है वो मुसलसल दिन ब दिन जो है वो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ाया जा रहा है, जिससे शहरी जो है शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए, क्योंकि लाइट नहीं होती है तो पानी का भी मसला पेश आता है। लोग जनरेटर चला रहे हैं तो उनके अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया। फैसल टाउन, मॉडल टाउन समेत तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर में किन किन इलाकों को सील किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद 7 इलाके सील किए गए। उनमें गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, जौहर टाउन, डिफेंस और वार्ड सिटी के इलाके हैं। जौहर टाउन के बाद ब्लॉक्स बंद है, ताहम बाकी तमाम इलाकों के जो मुकम्मल ब्लॉक्स जो है फेजेज मुकम्मल तौर पर बंद है। और ताहम फैसल टाउन और गुलबर्ग आने वाले और मॉडल टाउन आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगा के सील कर दिए गए। मेरा कैमरा मैन मोहम्मद मुबशर अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं फैसल टाउन के एंट्रेंस पर मौजूद हूँ, जहाँ पे पुलिस ने बैरियर्स लगा के इन तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है। और इंतहाई मुश्किलात का सामना सिर्फ यहाँ पे रहने वालों को, यहाँ पे अंदर जिनको फैसल टाउन में जो रिहायशी हैं या किसी और दीगर काम की वजह से यहाँ आते हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामने आज जो पुलिस है फैसल टाउन में से दाखिल होने के लिए जो रिहायशियों के शनाख्ती कार्ड देकर अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि इंतजामिया की जानिब से जो परमिट्स दिए गए थे यहाँ के रहने वालों को और जिन इलाकों को सील किया गया पुलिस की जानिब से उनको परमिट दिए गए थे, उनको भी जो है आज मुतबादिल रास्ता अपनाने का कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि फैसल टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और DHA के अलावा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब हो गया। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? कामरान आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मानूर, इस्लामाबाद में जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन 1 घंटे से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू है और इस्लामाबाद के बेशतर इलाके जो है वो इस बारिश की लपेट में हैं। सुबह से जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर बरालू था, बाज़ इलाकों में बारिश और बाज़ इलाकों में जो है वो ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की बारिश का सिलसिला था। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में प्री मानसून के बारिशों का आज जो है वो बाकायदा तौर पर मूसलाधार किस्म का आगाज हुआ है और अब इस्लामाबाद में जो है वो तेज हवाओं के साथ
मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में और खुसूसन पोठुहार रीजन में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है वो बारिशों की पेशनगोई की गई थी, जिसके बाद जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ में जो है वो तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसके साथ जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। प्री मानसून बारिशों का ये सिलसिला है जो इस रवा हफ्ते के इख्तिताम पर जो है वो खत्म हो जाएगा और आइंदा हफ्ते से जो है वो मुल्क के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में होंगे, जिसके बाद जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में जहाँ पे अब जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है वहाँ पे भी बारिश का इम्कान है। और अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है और इस वक्त भी जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,95,745 तक पहुंच गई। एक दिन में मजीद 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,962 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 71,987 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 75,168 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 24,303 मरीज रिपोर्ट हो चुके। बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 9,946 है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 11,981 जबकि आजाद कश्मीर में 962 केसेज रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में अब तक 11,93,017 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,041 नए टेस्ट किए गए। अब तक 84,168 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 2,765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,962 हो गई। पंजाब में वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 1,629 हो गई। सिंध में 1,178 शहरी कोरोना से जाँ बहक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मरने वालों की तादाद 879 हो गई, जबकि इस्लामाबाद में 119 कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलोचिस्तान में 109 और आजाद कश्मीर में 25 मरीज कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल वक्त में खुशखबरी मिल गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से $500 मिलियन मौसूल हो गए। पाकिस्तान के कोरोना के नाजुक हालात में भी मालियाती जखायर बढ़ गए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान को बड़ी रकम भेज दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से $500 मिलियन मौसूल हो गए हैं, जिसके बाद कसीरुल जहती इदारों की जानिब से इस हफ्ते मौसूल होने वाली कुल रकम $1,725 मिलियन तक पहुंच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस जिला इंतजामिया ने मजीद 2 और सेक्टर्स को सील करने का फैसला किया है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, बताएगा कौन कौन से सेक्टर सील करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अब मुतअद्दिद सेक्टर्स पहले सील किए गए थे, अब जिला इंतजामिया ने गौरी टाउन के फेज 6 और 7 जो है उसको सील करने का फैसला किया है। माजरत, गौरी टाउन का जो 4 और 5 सेक्टर है उसको सील करने का फैसला किया। इस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये गौरी टाउन का कलमा चौक है। कैमरामैन सत्ती अगर आप दिखा सके। अब बारिश की वजह से जो पुलिस वाले यहाँ से चले गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो इंतजाम किए जा रहे थे इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। ये फेज 5 है, जहां से इसको बंद कर दिया जाएगा और आज शाम 7 बजे का टाइम दिया गया है। उसके बाद इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। इस दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर कहा गया था कि वो अपनी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो पूरी कर लें, क्योंकि यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफी खराब है। जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि सिर्फ ये 2 सेक्टर नहीं है बल्कि 7 सेक्टर ऐसे हैं गौरी टाउन के जिनकी निगरानी की जा रही है। और जिला इंतजामिया की जानिब से इन 2 सेक्टर से जब बताया गया कि यहाँ पे हालात ज्यादा खराब है तो उसके बाद इनको आज सील कर दिया था। हम बाकी जो इलाके हैं
उनकी निगरानी जारी है, सर्वेलेंस जारी है। गौरी टाउन की जो मार्केट्स हैं उनके हवाले से भी बताया गया कि इनकी बाकायदा निगरानी की जाएगी। अगर लोगों ने एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो यहाँ की जो मार्केट्स हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। और अगर इस फेज में लॉकडाउन की वजह से मामला बेहतर ना हुए तो इसमें तोसी भी की जा सकती है। इससे पहले हमने देखा कि G6 के जो 2 सेक्टर हैं उनको बंद किया गया, G7 का एक सेक्टर है, इसके अलावा F10 का जो एक सेक्टर है उसको बंद किया गया, जबकि कराची कंपनी के जो सेक्टर हैं, I10 के जो सेक्टर हैं, I8 की जो सेक्टर है वो भी बदस्तूर जो है वो बंद हैं। कोरोना वायरस के केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। सर्विलेंस का जो अमल है वो जारी है यहाँ पर और मामला जो है वो देख रहे हैं जिला इंतजामिया की जानिब से। पुलिस जो है वो अभी से आ गई है, यहाँ पे खारदार तारे भी लगाई जा रही हैं, ब्लॉक्स रखे जाएंगे, यहाँ पे इनकी जो तमाम गलियां हैं सेक्टर्स की उनको सील कर दिया जाएगा। उसके बाद आने जाने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन के जब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद से लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं है। जैसे पहले लॉकडाउन था उसमें लोग जो है वो आ जा रहे थे, लेकिन अब इनको मुकम्मल इजाजत नहीं होती। जिला इंतजामिया का यही कहना है कि अगर अवाम ने एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो उनको सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। उन्होंने इस हवाले से अपील भी की है और हिदायत भी की है कि एसओपीज पर अमल करें ताकि इस्लामाबाद से जो कोरोना वायरस के वबा है उसको खत्म किया जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। जिन इलाकों में केसेस की तादाद ज्यादा है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नफाज़े अमल है। मजमूई सूरत हाल के बारे में जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। जिन इलाकों में केसेस की तादाद ज्यादा है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नफाज़े अमल है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी, स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोरोना के वार तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन इलाकों में केसेस की तादाद ज्यादा है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नफाज़े अमल है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी, जिन इलाकों में केसेस की तादाद ज्यादा है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाके भी पेशावर के सील कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान बताएगा कौन से इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से 238 इलाके जो हैं वो सूबे के मुकम्मल तौर पर सील किए गए थे, जिसमें हज़ारा डिवीजन के 14, मालाकंड डिवीजन के 13, इसी तरह सवाबी, नौशहरा, एबटाबाद के भी 10, 12, 14 इलाके जो हैं उनको सील किया गया था। अगर पेशावर की मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो मरहलावार इलाकों को सील करने का सिलसिला जो था वो बदस्तूर जारी था। पहले मरहले में जो थे इलाके 9 इलाके पेशावर के जो थे वो सील किए गए थे, जिनमें कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो इंतहाई ज़्यादा थी। फिर जो है दोबारा केसेस की तादाद में इजाफा हुआ तो मजीद 5 इलाके जो थे वो सील किए गए थे। अगर सील किए गए इलाकों के हवाले से बात करूं तो आज 10वां रोज़ है और 14 दिन के लिए जो मजमूई तौर पर पहले मरहले वाले जो इलाके थे उनको सील किया गया था। इस वक्त मैं पेशावर के गुलबहार नंबर 4 इशरत सिनेमा रोड पे मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो कि दूसरे मरहले में सील किया गया था और यहाँ पर भी कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो इंतहाई ज़्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक और महकमा जो ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जो है तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़ायद जो मुश्तबा केसेस थे वो रिपोर्ट किए गए थे, जिसके बाद जो गुलबहार नंबर 4 के तमाम जो इलाके हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया गया था, सील किया गया था। अगर मेरा कैमरा मैन आपको इस बात बता सके तो बाकायदा तौर पर जो इलाका है वो सील किया गया है, पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है, रोड को जो है खारदार तारे और कनाते और जो बैरियर्स लगाकर जो है वो बंद किया गया है। इसी तरह जो अंदर से बाहर आने वाले रास्तों को जो है उनको तो बंद किया गया है, मगर नकलो हरकत पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी हम देख रहे हैं कि बंद है, क्योंकि पेशावर का मेन वो है इलाका है, यहाँ पर तिजारती सरगर्मियां भी होती हैं। तो इसी वजह से जिले इंतजामिया की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो तो बिल्कुल तौर पर बंद की गई हैं। सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें, दूध की दुकानें, करियाने की दुकानें, इसी तरह जो मेडिसिन शॉप्स हैं उनको खुले रहने की इजाजत दी जा रही है। इसी तरह जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से वापस किया जा रहा है, मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं कि वो रास्ते जो हैं अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर यहाँ पे सबसे हैरत की बात यह है कि पेशावर के 14 इलाके जो हैं वो तो
मुकम्मल तौर पर सुबह पुलिस इंतजामिया की जानिब से सील किए गए थे, मगर आज हमने देखा कि पेशावर का जो पहले मरहले में एक इलाका सील किया गया था, वो 10वें रोज ही उसको बिल्कुल वहां से पुलिस इंतजामिया जो है वो गायब हो गई। बैरियर्स लगाए गए थे, खारदार तारे लगाई गई थी, वो भी हटा दी गई हैं, मगर ये देखने में आ रहा है कि किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन जो है उस इलाके आसिया गेट का इलाका है, वहां पर भी कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो 200 से केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अदनान शाहिद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर समेत सूबे भर में गैर मयारी दूध की फरोख्त का मामला पंजाब असेंबली में पहुंच गया। मिलावटशुदा और केमिकल से तैयार दूध की सप्लाई हो रही है। नाकिस दूध की फरोख्त पर मुस्लिम लीग नून की रुकन रबिया नुसरत ने करारदाद जमा करा दी। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। फरहान बताएगा करारदाद को ऐवान में कब तक जेर बहस लाया जाएगा। फरहान से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, लाहौर समेत सूबे भर में गैर मयारी दूध की फरोख्त का मामला पंजाब असेंबली में पहुंच गया। मिलावटशुदा और केमिकल से तैयार दूध की सप्लाई हो रही है। नाकिस दूध की फरोख्त पर मुस्लिम लीग नून की रुकन रबिया नुसरत ने करारदाद जमा करवा दी है। मुल्तान के इलाका तारिकाबाद खरल चौक के रिहायशी अरसा दराज से घरों के बीचों बीच सीवरेज के पानी से बने जोहर से शदीद अजियत का शिकार हो गए हैं। जोहर का पानी कई घरों की बुनियादें कमजोर कर चुका है, जबकि डेंगू समेत पेट के वबाई अमराज इलाके में तेजी से फैल रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। मुल्तान के MNA आमिर डोगर के हलका तारिकाबाद खरल चौक के अवाम अरसा दराज गुजर जाने के बाद भी सीवरेज के पानी से बने इस गंदे जौहर से शदीद अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने वासा अफसरान के दर खटखटाए, MNA से की गई मिन्नतें तरले, कुछ काम ना आया। गरीब बस्ती के गरीब मकीनों की जिंदगी इस गंदे जौहर से उठते ताफुन और बदबू से अजीरन हो चुकी है। वासा के आला अफसरान से की गई दरखास्तें, अर्जियां और वास्ते सब बेसूद और रायगा हो गए, जबकि जरूरत तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की थी कि जो इस सारी अफसोसनाक सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। साडा आज तक साल थी गई नहीं खुलता पिया, असा बड़े परेशान है। ये मेन लाइन तारकाबाद थी गई, चलन वाली थी गई, कोई सफाई नहीं थी पई, कोई शह नहीं। इत डेगनो पानी है खरल चौक पिछू पानी खड़ा थी, लंघन रस्ते का नहीं। मेहरबानी की वने काम कराया वने, वासा को सारी अपील है। इस गलीज जोहड़ का पानी मकीनों के घरों की बुनियादें हिला रहा है और डेंगू समेत दीगर बीमारियों ने तो गोया यहाँ का रास्ता ही देख लिया। हर दूसरा शख्स बीमार पड़ रहा है। लोग खून मरवे ने, पानी गंदे भी चलू निकल गए, बंदे बीमार सी ने। एक बंदे को नहीं कोई सुनना नहीं, दफ्तर भाज भाज के खड़ो गए, कोई नहीं सुनता। कोई आंदे तो इतो मतलब है जो कदरे कदाई कोई आया ना बिचू है कि ये टप्पे कटे। पाक की वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में शिरकत की खातिर अपनी शादी मुलतवी कर दी। फ्रेडरिक्सन की शादी 18 जुलाई को तय थी। इजलास में 17 और 18 जुलाई को बुलाया गया था। वबा के आगाज से अब तक पहली मरतबा यूरोपीय यूनियन का कोई इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कोरोना बहाली के लिए एक फंड और एक नए बजट की तजावीज पर गौर किया जाएगा। डेनमार्क में मौजूद बहरान के दौरान मुतासरा ममालिक को ग्रांट पेश करने के मंसूबों पर फंड्स की मुखालिफत की है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें अपना काम करना है और डेनमार्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मंगेतर निहायत साबिर है, दोनों जल्द शादी कर लेंगे। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।